मेरे प्यारे छात्रों, आज के वीडियो में चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट है और चैप्टर नंबर 5 है और वह है मृदा, सॉइल। सारे एक्टिविटी, सारे क्रियाविधि मिट्टी पर ही होती है और खासकर खाने के लिए जो हम लोग अन्न उत्पादन करते हैं उसके लिए तो मिट्टी का होना बहुत ज़रूरी है। एनीवे, तो आज जो चैप्टर्स है ज्योग्राफी का वह 5वां चैप्टर्स है, वह है मृदा। वह है मृदा, यहाँ से लिखा जाए, मृदा को अंग्रेजी में सॉइल कहते हैं। अब विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है उसको पेडोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया जाए, पेडोलॉजी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले 4 चैप्टर्स जो अध्ययन किया गया है उस पर थोड़ी सी चर्चा किया जाए, तभी आगे पढ़ने में अच्छा रहता है। इन्हें कि आगे बढ़ते गए या पीछे वाला थोड़ा सा रिवीजन होगा। उसके बाद सबसे फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे, बस बहुत शॉर्ट में पीछे की चर्चा की जाएगी और उसके बाद मेन जो टॉपिक है उस पर आएंगे। मृदा तो करना ही करना है, 5वां है, लेकिन फर्स्ट जो हम लोग पढ़े थे वह पढ़े थे इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ। इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ आपको बताया था ना। जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ जो है स्फेरिकल बॉडी है, तो इंटीरियर पार्ट्स को 3 पार्ट्स में बांटे थे। सबसे पहले है अर्थ क्रस्ट, मेनली अर्थ क्रस्ट के बारे में ही पढ़ना है बाद में चल करके, और भूप्रपट्टी का जो ऊपरी भाग होता है वही मृदा होता है, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेशन में होता है। इसलिए थोड़ा सा जो फिजिकल ज्योग्राफी जो अगला चैप्टर पढ़ा जाए तो पीछे वाले चैप्टर्स पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए, आपका दिमाग में वो बात आ जाए, तब आप पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आएगा। ऐसा आपको पढ़ना है कि आप भी किसी को पढ़ा दें। मैं बार बार कहता हूँ कि आपको ऐसा ही पढ़ना है। और जब भी वीडियो आप देखें तो पूरा का पूरा वीडियो देखिए, नहीं तो बहुत अच्छे थोड़ा सा देखें और उसके बाद आगे नहीं देखें। हो सकता है आगे में बहुत सारी अच्छी बातें दिमाग में आ जाए और उसको आप देखें नहीं, हल्का देखें तो बात खत्म हो गया। कोई भी काम करो तो बढ़िया से करो, बढ़िया से कर लिए काम को तो ऐसे भी कहा जाता है कि बेल बिगन हाफ डन। अच्छा से काम अगर ठीक से कि कोई भी काम कर दिया तो आधा तो हो गया। तो अच्छा तो तब कहा जाएगा जो कोई भी काम करो उसको पूरे मंजिल तक पहुँचो, तब ठीक रहेगा। एनीवे, तो पहला इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ पे जब भूप्रपट्टी, तो ये मृदा जो है ना भूप्रपट्टी का ही अपर पार्ट्स है। भूप्रपट्टी तो लोअर में है, आपको बताया था 8 से 4500, तो ऊपर से 0 से 8 वाला जो है जो सबसे ऊपरी पार्ट जो है वही तो मृदा है। और मृदा के बारे में सब बताएंगे, उसके कितने लेयर्स हैं, कैसे मृदा का निर्माण होता है, जोनल सिस्टम पर क्या होता है, वो आदि तो बताएंगे ही। दूसरा चैप्टर्स आप लोगों को पढ़े थे मटेरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, मटेरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। मेन आपको वही अर्थ क्रस्ट के बारे में है, भूप्रपट्टी का। और इसमें आप लोगों को क्या पढ़ाया गया था, भूप्रपट्टी और अर्थ क्रस्ट में मेनली चट्टान के बारे में पढ़ाया गया था। रॉक 3 तरह का होता है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसमें सेडिमेंट्री रॉक मेनली है, क्योंकि आपको बताना है सॉइल पढ़ना है तो इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, तो अपर पार्ट जो होता है भूप्रपट्टी का अपर पार्ट से सॉइल का निर्माण होता है, चट्टानों के विखंडन से बनते हैं। और इसमें रॉक में भी आपको आ गया इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक स्पेशली के विखंडन से मृदा बनते हैं। सब मैं पहले भी बताया था कि एक दूसरे से सारा का सारा रिलेशन है। इसलिए जैसे ही आप आगे पढ़ोगे तो पीछे वाले चैप्टर्स का थोड़ा रिवीजन जरूरी होता है। तो पहला था इंटीरियर पार्ट ऑफ द पृथ्वी का आंतरिक भाग, दूसरा मटेरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तीसरा चैप्टर्स आप लोग पढ़े हैं अर्थ मूवमेंट्स, अर्थ मूवमेंट्स, वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। भू संचलन, धरती के नीचे जो बड़े बड़े महान प्लेट्स हैं, 6 प्लेट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन प्लेटों के आपस में भिड़ने से ही महान पर्वतों का निर्माण होता है। कई बार आपको हुआ है, फिर एक रिवीजन हो जाएगा कि महान पर्वतों के भिड़ने से या उन प्लेट्स के 1 पार्ट्स के टूट जाने से एक पार्ट अगर ऊपर हो गया, अपलिफ्ट हो गया, दूसरा सबसिडेंस हो गया, तो धसान वाला में जो रिफ्ट वैली हो गया, अपर पार्ट में ब्लॉक माउंटेन या खंड पर्वत बन गया। तो अर्थ मूवमेंट बहुत जरूरी है। और वोल्केनो, धरती के नीचे का जो मोल्टेन पदार्थ है, लावा वगैरह जो ऊपर आता है तो उससे भी पहाड़ बन जाता है। और अर्थ पर अर्थ मूवमेंट्स के चलते ही जब ट्रेमर होता है तो उसको भूकंप कहते हैं। तो शॉर्टली एक एक लाइन की मैं बता दे रहे हैं। और चौथा आपने पढ़ा है लैंड फॉर्म्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। अब लैंड्स पर जो बड़े बड़ी स्थलाकृतियाँ हैं और धरातल पर लिख देते हैं, पहले ये जानना जरूरी है, लैंड फॉर्म्स एंड देयर सिग्निफिकेंस माने महत्व। और इसमें आपको पढ़ना था
माउंटेन, प्लाटू एंड प्लेन। प्लेन वाले में कुछ क्वेश्चन छूट गया है, तो मृदा का जब क्वेश्चंस वगैरह कराएंगे तो प्लेन वाला भी करा दिया जाएगा। कुछ बच्चे इसको बहुत रेगुलर देख रहे हैं। एक बच्चे ने कहा था कि सर आपने तो माउंटेन कराया, प्लेटू कराया और प्लेन वाला छूट गया, कुछ कारण से छूट गया था, कोई टेक्निकल डिफ़ॉल्ट हो गया था जिसके छूट गया था, तो मैं कर दूंगा। ये मेरी जवाबदेही है। प्लेन वाला कुछ क्वेश्चंस है, इरोजनल है, डिपोजिशनल है, स्ट्रक्चरल प्लेन सब जो है उसके कुछ उदाहरण है, आदि आदि बता दिया जाएगा, कोई बात नहीं। तो इसमें आपको तो पर्वत, पठार और मैदान, तो ये 4 चैप्टर्स विस्तार पूर्वक पढ़ लिए हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में 1-2 चैप्टर्स और है, उसके नहीं लिथोस्फीयर्स में स्थल मंडल में है, उसके बाद फिर वायुमंडल होगा, उसके बाद जल मंडल होगा। 3 मंडल है फिजिकल ज्योग्राफी का, तीनों अगर ठीक से कर लें तो आधा आपका हो जाएगा। फिर जनरल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ा दिया जाएगा, पूरा का पूरा फिनिश्ड हो जाएगा। एनीवे, तो अब आया 5वां मेन टॉपिक पर अब आप आ रहे हैं, और वह है सॉइल, मृदा विज्ञान। ज्ञान की वह शाखा जिससे मृदा का अध्ययन किया जाता है, मृदा विज्ञान कहता है, उसको अंग्रेजी में पेडोलॉजी कहते हैं। अब ये मृदा बनता कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको कहते हैं ना कि भूपर्पट्टी के जो अपर पार्ट्स हैं पर ही मृदा का निर्माण होता है। और मृदा जो है चट्टान चूर्ण और जैविक पदार्थ, चट्टान चूर्ण और जैविक पदार्थ जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो डिकेइंग होते हैं उसी से मृदा का निर्माण होता है। मोटे तौर पर चट्टानों के विखंडन से, डिजिंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स से मृदा का निर्माण होता है। लेकिन डिजिंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स के कुछ फैक्टर्स हैं, कैसे चट्टान चूर्ण में बदल जाता है, उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और मृदा का कुछ लेयर है, सॉइल प्रोफाइल है। सबसे नीचे वाले को बेड रॉक कहते हैं, सबसे नीचे। उसके बाद का जो है वो हम अभी चित्र बना के बताएंगे। उसके बाद का वेदर्ड रॉक है, वेदर्ड रॉक माने अपक्षयित पदार्थ है। और उसके बाद के जो हैं उसमें वेदर्ड रॉक किसको उसका नोमेनक्लेचर बताएंगे कि साल्ट है, साल्ट नहीं, ये आपको सैंड है, सिल्ट है एंड क्ले है। और सैंड, सिल्ट और क्ले जब मिल जाते हैं तो लोमी सॉइल मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण और फर्टाइल लैंड होते हैं। और उसके सबसे ऊपर तो जो तीनों हो गया, तो ऊपर में लैंड हो गया, और उसके ऊपर में जो प्लांट्स का जो डिकेइंग होता है, प्लांट्स के जो पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं, वो जो सड़ जाते हैं, वो ह्यूमस हो जाता है। वह फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको ह्यूमस कहता है। तो आइए देखते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात, पहले सॉइल प्रोफाइल पर आ जाएगा, उसके बाद फैक्टर्स ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन, कैसे मिट्टी बनती है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। और उसके बाद पूरे वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में, इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड, सॉइल कितने रूपों में होता है, किस प्रकार के सॉइल कहाँ पाए जाते हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है सॉइल, क्योंकि सारी क्रियाविधि सॉइल पर ही होती है। जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो आप सॉइल पर ही कर रहे हैं, चाहे आप खेती कर रहे हो, चाहे आप कोई घर बना कर हो, कोई बिल्डिंग बना रहे हो, कोई भी सारी एक्टिविटी, कोई फैक्ट्री चला रहे हो, वो मिट्टी पर ही हो रहा है, धरातल पर ही हो रहा है। और ये मिट्टियाँ कैसे बनती है, कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, आदि के बारे में आपको जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर्स महत्वपूर्ण हैं। और 5वां जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ता जा रहा है उसका इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। लेकिन फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट, सेकंड भी इंपॉर्टेंट, थर्ड भी इंपॉर्टेंट, फोर्थ भी इंपॉर्टेंट, और 5वां तो और भी इंपॉर्टेंट। तो आइए देखते हैं सॉइल का जो आप पढ़ना है। पहले तो चैप्टर्स का नोमेनक्लेचर हो गया, चारों चैप्टर्स के बारे में बता दिया। और ये सारे के सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, सारा एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है। इसीलिए जब भी मैं आपको कोई वीडियो प्रेषित करता हूं तो पीछे वाले पर जरूर जोर देते हैं, पीछे वाले पर जोड़िए। अब देखिए इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ बताया, तो इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ में अब फर्स्ट जो आप नीचे जाओगे तो भूपर्पट्टी पढ़ना है। अब भूपर्पट्टी का ही अपर पार्ट ही तो सॉइल है। अब इस सॉइल कैसे बनता है, तो आइए पहले सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका। ऐसे आपको प्रॉब्लम इसकी परिभाषा बताए, चट्टान चूर्ण और जैविक पदार्थ। चट्टान डिजिंटीग्रेटेड हो गया, वेदर्ड हो गया, अपक्षयित हो गया, और उसमें पत्ता वगैरह सड़ गया। कुछ ऐसे जैविक पदार्थ जो हैं, चाहे वो प्लांट्स का हो चाहे एनिमल्स का हो, जो डेड बॉडी हो जाता है, चाहे डेड प्लांट्स जाते हैं, जो वो सड़ जाता है, वो खाद बन जाता है, वो ह्यूमस बन जाता है। तो चट्टान चूर्ण में जब जैविक पदार्थ मिल गया तो मिट्टी फर्टाइल हो गया और पौधों को उगने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। अब कुछ माउंटेनियस रीजन है, वहाँ पर क्या होता है, कुछ ट्रॉपिकल बेल्ट है, कुछ टेम्परेट जोन है, सारा का सारा फिगर के साथ। पहले आइए हम लोग सॉइल प्रोफाइल देख लिया जाए, सॉइल प्रोफाइल देख लिया जाए। इसको हिंदी में कहते हैं मृदा परिच्छेदिका। क्योंकि चट्टानों के चूर्ण से मृदा बनती है, तो सबसे जो लोअर लेयर है, ऐसे तो कहीं कहीं पता है कि कहता है 3 लेयर है,
आइए मैं इसको 4 ओरिजिन में बांट के बता रहा हूँ। सबसे पहले ऐसे एक बना दिया जाए। तो सबसे जो लोअर लेयर है, और तो इसको आप डी ओरिजिन कर देते हैं, स्थितियाँ डी ओरिजिन कर। दिस इज द बेड रॉक या पेरेंट मटेरियल फॉर द फॉर्मिंग ऑफ द सॉइल। पेरेंट मटेरियल मतलब जनक पदार्थ जिससे वो बनता है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट बेड रॉक या पेरेंट मटेरियल कर सकते हैं, सबसे नीचे का है। अब इससे इसको डी ओरिजिन कर दिया है, 3 नहीं 4 में बांट देते हैं। अब इसके ऊपर आप जाओगे तो सी ओरिजिन कर दिया जाए, सी। इसके ऊपर में आएंगे तो बी ओरिजिन कर दिया जाएगा, और सबसे ऊपर में जाएंगे तो ए ओरिजिन कर दिया जाएगा। एनीवे, तो बेड रॉक द फर्स्ट वही जनक पदार्थ हैं, और बेड रॉक जो है वेदर्ड हो गया, अपक्षयित हो गया, टूट गया, और उसको कहेंगे वेदर्ड मटेरियल, WEATHERED, वेदर्ड मटेरियल, वेदर्ड बेड रॉक, वेदर्ड बेड रॉक का बेड रॉक चट्टानी पदार्थ वेदर्ड हो गया। इसको अपक्षयित भी कर सकते हैं हिंदी में। ये अंग्रेजी में यहाँ लिख दिया, यहाँ पर लिखिए अपक्षयित, अपक्षयित मूल चट्टान। बेड रॉक को मूल चट्टान भी कह सकते हैं। आई तो बेड रॉक है जनक पदार्थ, या पेरेंट मटेरियल भी कह सकते हो उसको, पेरेंट में जनक पदार्थ। ये अपक्षयित है। तो अपक्षयित पदार्थ कौन कौन है उसका भी कुछ नोमेनक्लेचर है। तो अपक्षयित पदार्थ में जो वेदर्ड मटेरियल है, ये वेदर्ड बेड रॉक हुआ, दिस इज द वेदर्ड बेड रॉक, और दिस इज द बेड रॉक। और द वेदर्ड मटेरियल्स उसका भी कुछ नोमेनक्लेचर है। तो उसके नोमेनक्लेचर में वेदर्ड जो मटेरियल अपक्षयित पदार्थ कह सकते हो। तो अपक्षयित पदार्थ में द फर्स्ट इज सैंड एंड सेकेंड इज सिल्ट, जिसको गाद भी कह सकते हो, कंकड़ पत्थर भी कह सकते हो, और तीसरा इज क्ले। और ये तीनों जब मिल जाता है और इस तीनों को मिल जाएंगे, दिस इज द सॉइल, दिस इज द सॉइल या मृदा कह सकते हैं, इसको मृदा कहिए। और ये अपक्षयित पदार्थ कह सकते हैं, नहीं ये वेदर्ड वेट रॉक है, ये वेट रॉक है, और ये अपक्षयित पदार्थ हुए जो अपक्षयित फूट गया, उसका भी नोमेनक्लेचर कैसे है। टूटने के बाद उसको क्या कहेंगे, सैंड भी है, उसके बाद सिल्ट भी है, कंकर है, छोटा छोटा कंकर है, और उसके बाद क्ले मिट्टी। और ये तीनों जब मिल गया तो क्या बना, मृदा बन गया। ये टॉप सॉइल है, अपर लेयर ऑफ सॉइल, उसको लोअर लेयर हो पाएंगे। तो ये हो गया अपक्षयित पदार्थ। द फर्स्ट इज, सबसे लोअर पार्ट इज बेड रॉक, एंड जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे दिस इज द वेदर्ड वेट, टूटा फूटा जो पदार्थ है। और टूटे फूटे पदार्थों का नोमेनक्लेचर क्या है, तो एक सैंड है, एक सिल्ट है, एक क्ले है। और सैंड, सिल्ट और इस दोनों को जोड़ दिया जाता है तो यही लोमी हो जाता है, LOAMY, लोमी, जो बहुत ही फर्टाइल लैंड होते हैं। इस तीनों को टेक्सचर बनेगा ना तो ये हो जाएगा। और सबसे ऊपर सॉइल, और इसके ऊपर भी आपको बताया तो चट्टान चूर्ण और प्लांट और एनिमल ऑर्गेनिज्म दो उसका जो डिकेइंग पार्ट है जो मिलते हैं, उससे मृदा का निर्माण होता है। और ये जो ऊपर वाला है जो डिकेइंग प्लांट और एनिमल का डिकेइंग, पत्ता उत्ता जो जीव जंतु मर गया सर गया, और उसका जो डिकेइंग है उसको कहता है ह्यूमस, HUMUS, दिस इज द ह्यूमस। और इसको मानो तो 5 लेयर कर दो, लेकिन 5 नहीं 4 ही रहने देते हैं। सबसे नीचे का बेड रॉक हो गया, उसके बाद वेदर्ड बेड रॉक हुआ, टूटा फूटा को वेदर्ड अपक्षयित। उसका वेदर्ड जो है उसका नोमेनक्लेचर क्या है, सैंड है, उसके बाद सिल्ट है, उसके बाद क्ले है, और तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो होगा लोमी। एंड ऊपर आएंगे तीनों को जोड़ दिया और हो गया मृदा। और सबसे ऊपर में आया कि प्लांट और एनिमल्स का जो डिकेइंग पदार्थ है, सड़ा गला पदार्थ है, वो होता है ह्यूमस। तो इस तरह से दिस इज द सॉइल प्रोफाइल। बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल प्रोफाइल आपके दिमाग में आ गया कि इसमें जनक पदार्थ है, फिर जनक पदार्थ टूट फूट गया, उसके बाद उसका क्या नोमेनक्लेचर है, और ये सब मिल जाने के बाद मृदा बन गया। और मृदा पर जो प्लांट एनिमल्स का जो डिकेइंग है वो मिल गया और ह्यूमस हो गया, मृदा बहुत फर्टाइल हो गई। अब कहीं की मृदा बहुत फर्टाइल है, कहीं की मृदा उतना फर्टाइल नहीं है, उस सब चर्चा होगी बाद में। तो दिस इज द सॉइल प्रोफाइल, दिस इज द सॉइल प्रोफाइल। अब बताइए, ये तो सॉइल प्रोफाइल आपको बता दिया गया, ये वेदर्ड मटेरियल कैसे चट्टान जो है वेदर्ड मटेरियल से बदल जाते हैं। फैक्टर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, चट्टानों के विखंडन के मृदा निर्माण के लिए जो जनक पदार्थों में बेड रॉक है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके चलते मृदा का निर्माण हो जाता है। तो मृदा निर्माण के जो फैक्टर्स है उस पर चर्चा किया जाए। फैक्टर्स जो फैक्टर्स हैं जिसके चलते
ये मृदा फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण की जो फैक्टर्स हैं उस पर चर्चा किया जाए तो सबसे पहला जो फैक्टर्स हैं वो तो जनक पदार्थ हैं, यही वेदर्ड हुआ। कैसे वेदर्ड होगा उस पर चर्चा, एक लंबा समय लगता है, 1-2 दिन में नहीं बताया, और बहुत कम समय में मिट्टियाँ बह करके समुद्र में चली जाती है। इसको इसीलिए कहा जाता है कि ये जो है पुनर्नवीन होने वाला नहीं है, जल्दी इसके बनने में बहुत लंबा समय लगता है। तो आइए फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन में पहला तो ही फिर बेडरॉक लिखिए या जनक पदार्थ लिख दीजिए, क्योंकि सारा का सारा जो है ये बेडरॉक से ही मिट्टी बनती है, मिट्टी चट्टान चूर्ण से ही बनती है। अब चट्टान चूर्ण कैसे होगा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए 5 फैक्टर्स हैं, सॉइल फॉर्मेशन के लिए 5 फैक्टर्स हैं। तो आइए पांचों का पहले नोमेनक्लेचर हो जाए, फिर उस पर थोड़ा सा व्याख्या हो जाए, और उसके बाद जोनल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड जोनल डिस्ट्रीब्यूशन से क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल किया जाएगा इनमें। तो पहले तो जनक पदार्थ हुआ, वेट रॉक हो गया। दूसरा जो है पदार्थ जो ज़रूरत है सॉइल फॉर्मेशन के लिए, मिट्टी के निर्माण के लिए, वह है क्लाइमेट। अब देखिए ना, कहीं का क्लाइमेट ठंडा जलवायु है, कहीं का गर्म जलवायु है, कहीं वर्षा अधिक होती है, कहीं सूखा प्रदेश है, तो हर जगह की मिट्टी अलग अलग है। अब मान लीजिए कि कहीं ठंडा प्रदेश है, वहाँ का क्लाइमेट अलग है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, कहीं वर्षा अधिक होती है, तो हर जगह की जो मिट्टियाँ होगी वह अलग अलग होगा। तो आइए द सेकेंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वह है क्लाइमेट, जलवायु। पहला तो ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है जैविक पदार्थ, चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल का, दोनों में जीव है, प्लांट में भी लाइफ है और एनिमल में भी लाइफ है। प्लांट लाइफ भी जब समाप्त हो जाता है तो उसमें जो शरण हो जाते हैं वह मिट्टी के निर्माण में बहुत जैसे हो सकते हैं। तो फिर बैक्टीरियल एक्टिविटी उसमें ऐसा होता है, बैक्टीरिया उसको सड़ा गला करके चट्टान पर भी टूट गया और मिट्टी जो है फर्टाइल्स बन जाता है। तो थर्ड इज जैविक पदार्थ कहिए, और जैविक पदार्थ में 2 आते हैं, प्लांट एंड एनिमल, दोनों में लाइफ है। जैविक जिसमें जीवन है वह जीवन समाप्त हो चुका है, और समाप्त होने के बाद जो इसमें डिकेइंग हुआ है, जो सड़ गल गया, और वो सड़ने करने से उसमें मिट्टी में फर्टिलिटी आती है, मिट्टी में उपजाऊपन आ जाता है। तो इसको लिखा जाए प्लांट्स एंड एनिमल, हम लोग एनिमल है, पेड़ पौधा प्लांट हुआ है, एनिमल्स ऑर्गेनिज्म, जीव। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा इज द वेरी इंपॉर्टेंट, टोपोग्राफी, स्थलाकृति। आप कहीं पर्वत है, मैंने आपको पर्वत में पढ़ाया था, पर्वत धरातल पर के सबसे ऊंचे कौन है, पर्वत हैं, उसके नीचे पठार है, उसके नीचे मैदान है। तीनों जगह की मिट्टी का डिफरेंसेस, पर्वत की जो मिट्टी है, पठार की जो मिट्टी है, मैदान की जो मैदान है ही मिट्टी है, तीनों जगह की मिट्टी अलग है। तो टोपोग्राफी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसको एलिवेशन भी कहते हैं, रिलीफ भी कहते हैं। तो स्थलाकृतियाँ भी मिट्टी के निर्माण के लिए, तरह तरह की जो मिट्टियाँ बनती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको करिए स्थलाकृतियाँ, या अंग्रेजी में, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों से करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसको हिंदी में ठीक है, अंग्रेजी का कुछ टर्म प्रॉब्लम होता है, कुछ बच्चा है कि अंग्रेजी अच्छा है हिंदी अच्छा नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसका इंग्लिश में भी टर्म बता दिया जाता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में दोनों जरूरी है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपको हिंदी में कन्फ्यूजन हो गया तो अंग्रेजी वाला पर ज़्यादा ध्यान देना है, चूँकि अंग्रेजी वाले क्वेश्चन का ही महत्व दिया जाता है कि थोड़ी बहुत जानकारी इंग्लिश का होना जरूरी है। तो चलिए टोपोग्राफी, टोपो GRAPHY, टोपोग्राफी, उसको रिलीफ भी कहते हैं, RELIEF, रिलीफ भी कहा जाता है। उसको एलिवेशन भी कहा जाता है, ELEVATE, एलिवेशन मैंने ऊंचाई, ऊंचाई पड़ा। तो ये होगा, तो इस तरह से 4 हो गया। लेकिन एक और है, क्योंकि मिट्टी के निर्माण में एक लंबा समयावधि लगता है, जो एक लंबा समयावधि लगता है, तो लिख सकते हैं द टाइम ओवर व्हिच सॉइल हैज डेवलप्ड, सॉइल हैज फॉर्म, समयावधि था, टाइम ओवर व्हिच, दिस टाइम ओवर व्हिच सॉइल हैज फॉर्म, जो सॉइल जो बना है इसकी जो एक समयावधि लगा, दिस इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो ये आपको होगा फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो ये आप जान गए हैं, ये आप जान गए हैं। और इसमें एक चीज़ और है जो नक्शा के हिसाब से आपको जानना बहुत जरूरी है, ज्योग्राफी में हर बच्चों को जानना है कि अर्थ जो स्फेरिकल बॉडी है, तो कहाँ ट्रॉपिकल बेल्ट है, कहाँ टेम्परेट जोन है, कम से कम 3 जोन तो जानना बहुत जरूरी है। ट्रॉपिकल, जैसे भारत जो है उष्णकटिबंधीय देश है, तो भारत का बताएंगे कि अक्षांश कितना है, देशांतर कितना है, सारा का सारा बताएंगे। लेकिन पहले अभी शॉर्टली देखा जाए कि पृथ्वी का इंटीरियर पार्ट तो आप पढ़े हो, पृथ्वी स्फेरिकल बॉडी है, तो इसमें जोनल के हिसाब से पढ़ना है। अब समशीतोष्ण क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में, अब आपके मन में है कि समशीतोष्ण क्या होता है, वेयर इज समशीतोष्ण,
समशीतोष्ण को अंग्रेजी में कहते कहाँ है, और ये कितने लैटिट्यूड के आसपास होता है, लैटिट्यूड जानना जरूरी है। भूमध्य रेखा माने बीच का जो रेखा होता है, आप देखिए भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई जो कल्पित रेखा होती है ना, उसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। जैसे पृथ्वी अगर गोल है तो इसमें अगर बीचों बीच ही कल्पित रेखाओं को खींच दिया जाए तो ये तो इक्वेटर हो गया। तो इसके समानांतर खींची गई कल्पित रेखा यहाँ से अगर 0 डिग्री है तो जस्ट इसके ऊपर में कुछ रेखा हो, जैसे ऊपर में नहीं होता आपको बताए थे, या इसके जो ऊपर से 5 और नीचे 5 तो ये डोलड्रम होता है, तभी डोलड्रम वाला नहीं जानना है, ये वाला हो गया। अगर यह 0 डिग्री है तो 0 के ऊपर क्या होगा, 1 2 3 4 ऊपर में। यहाँ से आप 90 डिग्री तक ऊपर जाओ, फिर नीचे जाओ, ऊपर वाले को बताया थे नदर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर, ऐसे करेंगे। और ऐसे अगर कर देंगे ऊपर से नीचे तो दिस इज द पूर्वी भाग, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दिस इज द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। लेकिन बट हियर इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर के बारे में नहीं जानना, ऐसे तो सब जाने तो अच्छा है, लेकिन यहाँ जोनल के बारे में पता है। चूँकि सॉइल का क्लासिफिकेशन जोनल से आधार पर करना है तो पहले ही जान जाइए कि ट्रॉपिकल बेल्ट कहाँ होता है, टेम्परेट जोन कहाँ होता है, जिसको हिंदी में समशीतोष्ण, जहाँ ठंडा भी है और गर्मी भी है, शीत भी है और उष्ण भी है, उसको अंग्रेजी में टेम्परेट जोन कहते हैं। और उष्ण कटिबंधीय, जहाँ ठंड गर्मी ज़्यादा पड़ता है, जैसे पृथ्वी और गोल है तो सबसे ज़्यादा तो गर्मी इसी बेल्ट में आ रहा, स्वाभाविक बात है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो गर्मी थोड़ा कमेगा, तो ठंडा है तो शीत भी है और उष्ण भी है, थोड़ा बराबर बराबर है। और सबसे ऊपर में जान जाएंगे तो वो जो है फ्रिजिड जोन है, पोलर जोन है, ठंडा प्रदेश है। तो आइए इसका नोमेनक्लेचर जान जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रॉपिकल बेल्ट कितना डिग्री से कितना डिग्री तक होता है, टेम्परेट जोन कितना होता है, तभी चूँकि उसमें ज़रूरत पड़ेगा आपको सॉइल वाला में कि समशीतोष्ण क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय बेल्ट में, तो ये आपको दिमाग में हो जाएगा। अब भारत के बारे में ही कहा जाए तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 है। तो अगर यहाँ 0 है तो भारत निश्चित रूप से ऊपर में तो है और पूरब में है, तो भारत की स्थिति अगर यहाँ पर है तो हम लोग ऊपर में हैं, उष्ण कटिबंधीय, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है नहीं। और कर्क रेखा देखिए कहाँ होता है, मकर रेखा कहाँ होता है, कर्क रेखा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मकर रेखा को अंग्रेजी में, ये छोटा छोटा चीज़ सब है जो जान जाना जरूरी है। और इसको क्या कहते हैं जान जाइए, सब बच्चे जानते ही हैं, आप नहीं जानते तो जान जाओ। इसको कहते हैं इक्वेटर, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। पूरा पृथ्वी गोल है तो बीचों बीच जो मध्य का रेखा है उसको कहते हैं इक्वेटर, जानना चाहिए। आप ऐसा पढ़े, मैं बार बार कहता हूँ कि इस तरह से आप भी किसी को पढ़ा दें, अगर ये काबिलियत हो गई तो माना जाए कि आपने ठीक से पढ़ा है। अगर ये काबिलियत नहीं डेवलप हुआ तो माना जाए कि आप ठीक से नहीं पढ़ लो। एनीवे, तो ये 0 डिग्री हो गया। अब 0 से तो ऊपर में आ जाएंगे, तो आपको पहले ही बताया था, इसको अगर ऐसे घेर दिया जाए तो दिस इज द अपर पार्ट एंड दिस इज द लोअर पार्ट। और ऊपर वाला पार्ट को क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, गोला का ऊपर वाला तो उत्तरी गोलार्ध, नदर्न हेमिस्फीयर। पहले नदर्न पे ही चलते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ तक आप आ गए, तो यहाँ पर आ गए, दिस इज द, इसको मान लीजिए 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पर आप आ जाइए लगभग 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये तो पोलर है, ये 90 डिग्री वाला है। तो सेम वे यहाँ भी आइए, जैसे ये 0 है तो ये नदर्न हेमिस्फीयर है, तो ये क्या हो जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध, जहाँ जल अधिक है। और नीचे वाला जानते हो ना, नीचे वाले पार्ट जो होता है सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर बॉडी अधिक है और ऊपर वाले में लैंड बॉडी अधिक है। विशाल विशाल लैंड जो है, हम लोग का इंडिया है, चाइना है, सारा का सारा जो है यूरोप का ऊपर में, एनीवे ऑस्ट्रेलिया ऊपर और दक्षिण अमेरिका से नीचे को, एनीवे। तो 23.5 डिग्री में नीचे आइए और फिर यहाँ पर एगो आ जाइए। तो जैसे इधर 66.5 किए थे ना, तो यहाँ भी 66.5 कर दीजिए, यहाँ साउथ कर दिया जाए। और ये तो ध्रुवीय वाला क्षेत्र है ही। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ 0 से जो यहाँ तक का जो क्षेत्र है, यहाँ पर वाला, इसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय, बहुत गर्मी है। ऐसे भी पृथ्वी गोल है और सूर्य बहुत ऊपर में है, ऐसे भी मान लीजिए कि पृथ्वी एक गोल है, गोल है, समझे, किसी बॉल पर आप टॉर्च मारते हो तो सबसे ज़्यादा रोशनी तो बीच वाला को पड़ता है। तो सूर्य को अगर एक टॉर्च मान लिया जाए, पृथ्वी को एक बॉल मान लिया जाए, और वहाँ से जो रोशनी आ रही है तो सबसे ज़्यादा तो बीच में पड़ेगा। तो उष्ण कटिबंधीय ऐसा जोन जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों का जो देश है, इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 8। अब 0 के ऊपर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो अगर यहाँ पर ऐसा करेंगे ना, अगर इसको ऐसे ऐसे कर दिया जाए तो भारत जो है ना ऊपर में भी है और पूरब में भी है। तो 8 चाहिए तो बताएंगे, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार जो इंडिया वाला होगा तो फिर बता देंगे, चाहे अभी पढ़ाई के दौरान बताया जाएगा। तो ये तो उष्ण कटिबंधीय हो गया। अब 23.5 से जो ये 66 वाला जो पार्ट है, ये जो 66.5 वाला है, यहाँ तक तो बहुत गर्मी है। अब यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है, दिस इज द टेम्परेट जोन, समशीतोष्ण,
कटिबंध, सम माने बराबर, शीत माने ठंडा, उष्ण माने गर्मी, जहाँ गर्मी और ठंडे बराबर रूप से हो, दिस इज द टेम्परेट जोन, समशीतोष्ण कटिबंध। हिंदी में कहते हैं समशीतोष्ण कटिबंध, अंग्रेजी में कहते हैं टेम्परेट जोन, हिंदी में कहते हैं यहाँ पर ट्रॉपिकल जोन। ये ट्रॉपिकल हो गया, ये ट्रॉपिकल यहाँ से आते हैं, दिस पार्ट इज ट्रॉपिकल जोन। और ये वाला जी यहाँ से 23.5 से 66 वाला हो गया, इसको कहते हैं टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन का है। तो सेम वे इधर नदर नहीं पर होगा। और 66.5 जो 90 वाला उसको क्या कहते हैं, फ्रीजिड जोन या पोलर रीजन, ध्रुवीय, वहाँ ठंडा है। तो सेम वे फिर उसी तरह से इधर भी हो जाएगा। ये बात को दिमाग में रखना है कि इक्वेटोरियल बेल्ट कहाँ होगा, टेम्परेट जोन कहाँ होगा, और पोलर रीजन या फ्रिजिड, इसको टॉरिड भी कहते हैं। इसको आप टॉरिड, टीओड वाला टॉरिड भी कह सकते हो। टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन, चाहे पोलर जोन भी कह सकते हैं। तो ये तो पूरे धरातल का आपको हो गया, ये मृदा के बारे में आपको बताया गया, परिभाषा वगैरह। अब जोनल बहुत इंपॉर्टेंट है, जोनल आधार पर जो पूरे इन द कंटेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व के ऐसे मृदा को तो कहीं किसी विद्वानों ने 10 तरह से बांट दिया है, किसी ने 12 तरह से बांट दिया है। तो 10 और 12 नहीं, अभी आप जोनल ग्राउंड्स पर आप देख लें, पूरे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में जो मृदाएं पाई जाती है उसमें 2 पार्ट है। बहुत जल्दी में आपको मैं समझा देता हूं, और फिर प्रश्न उत्तर जब किए जाएंगे तो और क्लियर हो गया। अभी तो सॉइल फॉर्मेशन के बताएं, सॉइल प्रोफाइल बता दिया गया, उसके बाद पूरे वर्ल्ड का जोनल क्षेत्र बता दिया गया है, कहाँ पर टेम्परेट जोन है, कहाँ पर फ्रिजिड जोन है। अब जोनल ग्राउंड्स पर जो सॉइल का क्लासिफिकेशन हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ जो सॉइल है जोनल ग्राउंड्स पर, इसमें 2 बांटा गया है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। और इसमें अगर आपको कुछ अगर छूटता है तो फिर चैप्टर्स जब आप समझाएंगे, चैप्टर्स का जो क्वेश्चन है सर, हम तो हमेशा ऐसा ही कर रहे हैं, पहला चैप्टर हुआ फिर उसका क्वेश्चन आंसर, दूसरा चैप्टर हुआ फिर क्वेश्चन आंसर, तीसरा चैप्टर हुआ, इस तरह से। इससे क्या होगा कि 2 बार कर लेने से और आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए, सॉइल में जो 2 है, जोनल ग्राउंड्स पर जो 2 माना गया है, इसमें ऐसे कर दिया जाए, इतना ही रखते हैं, इसको करें तो 2 यहाँ तो सॉइल है ही। पहला जो माना गया है वो है पेडाल्फर। पहला क्या माना गया है, पेडाल्फर। जोनल आपको समझा ही दिया गया है, जोनल बता दिया, इस पर टेम्परेट वगैरह हो गया, ऊपर वाला क्षेत्र जो होता है वो वाला है पर्वतीय क्षेत्र में। और एक जो है पेडोकॉल। अब आपको लगेगा है कि सर ये जो हम लोग तो अपने मिट्टी में पढ़ते थे कि जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है और काली मिट्टी नहीं, आप रेगुल वगैरह पढ़ाए थे, ये आप क्या पढ़ाए हैं, पेडाल्फर और पेडोकॉल। तो जोनल ग्राउंड्स पर जाना है, कोई खास बात नहीं है। जोनल ग्राउंड्स पर पूरे जो सॉइल का क्लासिफिकेशन किया है, फर्स्ट इज पेडाल्फर एंड द सेकेंड इज पेडोकॉल। ये बारे जाने। अब आपको है कि पेडाल्फर क्या होता है भाई, पेडोलॉजी आपको पता है ना, पेडोलॉजी मृदा विज्ञान को। तो देखिए यहाँ पेड तो है ही, पेडाल्फर, यहाँ एल है और एफी है। इसका मतलब है कि इस तरह की जो मिट्टियाँ हैं उसमें एल्युमिनियम और एफी लोहा की अधिकता है। पेडाल्फर पीडी तो है ही, एल मतलब एल्युमिनियम और एफी से फेरस। तो इससे एक चीज़ क्लियरिफिकेशन हो गया। नोमेनक्लेचर से पढ़ाने का ही तरीका होता है कि नाम को ही क्लियर कर दिया जाए। जब नाम क्लियर हो जाएगा तो आधा दिमाग में घुस के पेडाल्फर, पीडी पेट्रोलॉजी मृदा विज्ञान, एल एल्युमिनियम, एफी फेरस। तो इस तरह जो भी मिट्टियाँ जोनल पर पाया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स वर्ल्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड है, इसमें मृदा तो है ही एल्युमिनियम और फेरस की अधिकता होती है। और ये जो होता है, ये जो मिट्टी होती है, ये लेस फर्टाइल है। लेस माने कम हो गया, अब फर्टाइल का मतलब उर्वर होता है, उपजाऊ होता है कंपैरेटिवली। हालांकि सब ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जो उपजाऊ है कुछ क्षेत्र में। इसका भी हम 3 ग्रुप आपको बांटेंगे और तीनों ग्रुप से बताएंगे कि कहाँ का लेस फर्टाइल है, कहाँ कंपैरेटिवली मोर फर्टाइल है, और कहाँ कुछ अलग टाइप का माने कुछ कम है। 2 ही आधार है, कहीं का अधिक फर्टिलिटी है, कहीं का लेस फर्टिलिटी है। कहीं ह्यूमस की मात्रा अधिक है, कहीं ह्यूमस की मात्रा कहीं है, कहीं लवण का रिसाव अधिक होता है और कहीं लवण का रिसाव कम होता है, कहीं इवापोरेशन अधिक होता है, वाष्पीकरण गर्म होगा, गर्म जगह होगा तो ज़्यादा वाष्पीकरण होगा, कहीं पर कम होता है और उसका प्रभाव पड़ता है। तो क्लाइमेट, सॉइल फॉर्मेशन के लिए क्लाइमेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पहले ही बताया कि जहाँ जाड़ा की स्थिति है, जहाँ गर्मी की स्थिति है, जहाँ वर्षा की स्थिति है, कोई जगह ऐसा है जहाँ बहुत वर्षा होती है, कोई जगह ऐसा है जहाँ बहुत ठंडक पड़ती है, कोई ऐसा जगह जहाँ बहुत आदि है। तो इसका प्रभाव सॉइल फॉर्मेशन पर पड़ता है। तो ये आइए पहले इसको देख लेते हैं।
फिर उसके बाद इसमें इसका भी हल्का बता ही देते हैं, कोई खास बात नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे समय को देखते हुए। अब यहाँ पीडी पेड तो यहाँ भी है, पेडोकॉल एक वो को छोड़ दीजिए, और यहाँ Cl रहता है कैल्शियम। और ये जो मिट्टी होती है इन द कंटेक्स्ट वर्ल्ड कंपेरेटिवली टू पेडाल्फर, दिस इज द मोर फर्टाइल, दिस इज द मोर फर्टाइल। जो संसार की जो घास भूमियाँ है, स्टेपी प्रेरीज आदि आदि जो है वो इसमें आता है, एरिड जोन में आता है, एरिड है, सेमी एरिड है आदि आदि, उसमें चर्चा होगी, उसके बाद कराएंगे। और यह है मोर फर्टाइल, ये मिट्टी अधिक फर्टाइल है, ये मिट्टी कम फर्टाइल है। तो ऐसा है, इसके जो 3 नोमेनक्लेचर हैं और इसमें भी जो नोमेनक्लेचर है वो दूसरे वीडियो में डाल दिया जाएगा। मेन आपको टेक्सचर के बारे में बता दिया गया, प्रोफाइल्स के बारे में बता दिया गया, जो आपको वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में जो जोनल क्षेत्र है कितना डिग्री से कितना डिग्री का ट्रॉपिकल होगा टेम्परेचर आज बताया गया। इसमें जो 3 तरह का है, इसमें कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में बताएं कि वहाँ मिट्टी कैसे पाई जाती है। वहाँ सबसे हाई लैटिट्यूड्स आपको पता है अक्षांश 0 डिग्री 1 2 3, तो इसमें ज़रूरी था, इसीलिए ये वाला बताया गया था। ये वाला जो बताया यहाँ तो फिर भी हम बता सकते हैं, ज़रूरी है कि ये जो है हाई लैटिट्यूड्स तो ऊपर हो गया और लो लैटिट्यूड्स तो नीचे है। अगर ये अक्षांश है, अक्षांश रेखा के बीच है, तो स्वाभाविक है दिस इज द लो लैटिट्यूड्स और दिस इज द हाई लैटिट्यूड्स। तो लो लैटिट्यूड्स पर कैसी है मिट्टी का वर्गीकरण, कैसा मिट्टी है, और हाई लैटिट्यूड्स पर कैसा होता है, ये आपको इसमें करना है। मैं पहले ही बताया था इसमें 3 तरह का है। ये क्या है, हाई लैटिट्यूडनल कॉनिफेरस फॉरेस्ट, एक है मिड लैटिट्यूडनल डेसिडुअस फॉरेस्ट, और एक है लो लैटिट्यूडनल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो इसमें भी 3 नोमेनक्लेचर है। और फिर इसमें आपको बताया जाएगा कि पेडोकॉल में कहा, इसमें होता है एरिड, एरिड माने सूखा है, सूखा क्षेत्र है, वर्षा वर्षा कम होती है। एक होता है सेमी एरिड, थोड़ा वर्षा हो रही है। और एक है सब ह्यूमिड, उपाद्र क्षेत्र, जहाँ मॉइस्चर है, वायुमंडल में जलवाष्प की जो मात्रा होती है उसको मॉइस्चर कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। तो इधर वाला का भी आपको बताया जाएगा। तो आज ये रहने देते हैं, फिर अगला जो होगा उसमें इसकी क्लासिफिकेशन करने के बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको भी कर दिया जाएगा। एक ही दिन में अधिक होने से आपको समझ में हो सकता है नहीं है। आज बस इतना ही रहता है, लेकिन सॉइल में ये बहुत ज़रूरी है, बगैर इसके नहीं काम चलेगा, बगैर इसके काम नहीं चलेगा। और फिर इसके काम नहीं चलेगा। मूल चीज़ आप पढ़ लिए हैं और इसका 3 क्लासिफिकेशन कर देंगे। ऐसे मृदा वाला जो है, ऐसे जो 12 जो क्लासिफिकेशन किया गया है, तो इससे ही आपको बहुत बता देंगे। वो पॉट सोल मिट्टी क्या है, सरनोजम्स क्या है, ब्लैक सॉइल क्या है, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, कांप मिट्टी आदि आदि तो हैं ही, लेकिन बेसिक बात अभी आपके दिमाग में आ गया है। थैंक यू। तो अगला जो प्रश्न करेंगे, प्रश्न भी इससे बनेंगे और इसके दोनों काम नेक्स्ट वीडियो में किया गया। थैंक यू वेरी मच। ओके।